घुटने में दर्द आना, घुटने में लॉकिंग आना और घुटना अटक जाना, ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे कुछ एथलीट्स फेस करते हैं, बट एक्सरेज नॉर्मल आने की वजह से इन पेशेंट्स को इनिशियल मैनेजमेंट नहीं मिल पाता। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मिलिंद तनवर, आर्थ्रोस्कोपी और जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट। आई एम प्रेजेंटली वर्किंग विद ज्योति हॉस्पिटल। ये छोटा सा एजुकेशनल वीडियो रहेगा गद्दी फटने या मेनिस्कल इंजरीज के ऊपर। तो दोस्तों, हम अभी बात करेंगे इस बारे में कि ये मेनिस्कस या गद्दी होती क्या है। ये छोटा सा एक मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं हम। ये सांतल की हड्डी, टांग की हड्डी के बीच का जोड़ रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर ये नीले रंग की जो आप स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं, ये बेसिकली गद्दी होती है। इस गद्दी के अंदर आप देख पाएंगे कि दो सेमी सर्कुलर शेप के कुछ स्ट्रक्चर्स रहते हैं। सेमी सर्कुलर मतलब आधे सर्कल्स के शेप में, जो बाहर और अंदर की तरफ में बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ये गद्दियाँ ध्यान से देखने पर महसूस कर पाएंगे कि पूरे घुटने या टांग की हड्डी को कवर नहीं करते। ये बीच में से डेफिशिएंट होते हैं और एक पेरिफेरल रिम की तरह एग्जिस्ट करते हैं दोस्तों। तो इनके अंदर बेसिकली जो फंक्शन हमें प्रोवाइड करा जाता है वो रहता है, 1 इज़ टू स्टेबलाइज द जॉइंट, जोड़ को स्टेबलाइज करना। दूसरा, सांतल की हड्डी से टांग की हड्डी के ऊपर पूरे तरीके से वजन को समतल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। और तीसरा, जो कार्टिलेज या ग्रीस की परत रहती है हमारे घुटने में, उसको एडिक्वेटली नरिश करना। ये तीनों काम करने में दोस्तों गद्दी हमारे को बहुत काम आती है। सो द बेसिक फंक्शन ऑफ मेनिस्कस इन्वॉल्व्स स्टेबलाइजेशन ऑफ अ जॉइंट, कुशनिंग और डिफरेंशियल वेट लोडिंग ऑन द जॉइंट, एंड थर्ड इज द न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द कार्टिलेज ऑफ द जॉइंट। इस गद्दी का बेसिक फंक्शन हमने डिस्कस किया। और ये गद्दी जो इंजर होती है वो यूजुअली ट्विस्टिंग इंजरीज में हम आमतौर से देखते हैं। कई बार ये मेनिस्कल इंजरीज को या गद्दी के फट जाने को हम लोग लिगामेंट इंजरीज के साथ भी कॉन्कॉमिटेंटली नोटिस करते हैं। जो अंदर की गद्दी है इसे हम कहते हैं मीडियल मेनिस्कस। ये जो नीले रंग का अंदर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, इसे हम कहते हैं मीडियल मेनिस्कस। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज द एंटीरियर हॉर्न, यानी आगे वाला भाग, बॉडी ऑफ द मेनिस्कस, एंड द पोस्टीरियर हॉर्न। पोस्टीरियर हॉर्न का मतलब होता है ये पीछे वाला जितना भाग है जहाँ मेरी उंगली इस समय चल रही है। जो बीच का भाग रहता है इसे बॉडी, और आगे वाले भाग को एंटीरियर हॉर्न की तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरीके से दोस्तों देखेंगे तो अपने को इस घुटने के अंदर एक लैटरल साइड यानी बाहर की तरफ में भी एक मेनिस्कस रहता है, जिसे लैटरल मेनिस्कस कहा जाता है। लैटरल मेनिस्कस के अंदर भी एक एंटीरियर हॉर्न, एक बॉडी और एक पोस्टीरियर हॉर्न वाला पार्ट देखा जाता है। तो इनमें डिफरेंशियल इंजरीज रहती हैं, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट तरीके के सिम्टम्स आते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस बारे में कि हम लोग डायग्नोज कैसे करेंगे कि हमें एक मेनिस्कल टियर है। आमतौर से पेशेंट्स को जो सिम्टम्स आते हैं उनके साथ हम पहली चीज़ जो क्लिनिकल हिस्ट्री हमें पता लगती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेवेंस रखती है कि चोट हमें कैसे लगी है, मोड ऑफ ट्रॉमा क्या है, या एक्सीडेंट हमारा किस तरीके से हुआ है। उस चीज़ से हम ये बता सकते हैं कि इसके अंदर एक ट्विस्टिंग फोर्स इन्वॉल्व है या नहीं। यूजुअली एक ट्विस्टिंग फोर्स इन्वॉल्व रहती है इन मेनिस्कल इंजरीज में। तो मोड ऑफ इंजरी यानी क्लिनिकल हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हम आमतौर से देखते हैं दोस्तों, वो रहता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। इसमें आपके जो ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हैं या फिजिकल थेरेपिस्ट हैं वो आपको लेटा करके कुछ जांच करेंगे। जो एक सबसे स्पेसिफिक जांच इस मेनिस्कस के लिए की जाती है, दैट्स बेसिकली कॉल्ड मैकमोरेज टेस्ट। कुछ और टेस्ट भी रहते हैं जिनकी अपनी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी होती है। तो इसके अंदर दोस्तों आमतौर से आपका फिजिकल थेरेपिस्ट या आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको चौकड़ी मारने के लिए या स्क्वाट करने के लिए भी कह सकता है, जिसमें एक टिपिकल पोस्चरिंग हमारी रहती है। जिस भी घुटने में इंजरी होगी वो घुटना अपन पूरे तरीके से मोड़ नहीं पाते। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके डॉक्टर जब एक बार अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन पूरा कर लेते हैं तो वो आपको रेडियोलॉजी यानी एक MRI की हेल्प लेने के लिए कह सकते हैं और अपना डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। कई बार अंदर और बाहर दोनों की गद्दियाँ टूटी हुई होती हैं या फटी हुई होती हैं। इसके साथ साथ लिगामेंट इंजरीज होना, जैसे कि एक ACL इंजरी, PCL इंजरी, MCL या LCL लिगामेंट की इंजरी कॉन्कॉमिटेंट होना कॉमनली मिलने वाली सी बात होती है। सो MRI के अंदर दोस्तों हमें ये पता लग जाता है कि गद्दी का जो फटाव है वो किस प्रकार का है, कितना बड़ा है, क्या वो रिपेयरेबल है, क्या वो इररिपेयरेबल है। कुछ हद तक हम ये MRI के ऊपर डिलीनिएट कर सकते हैं। MRI एक तरीके से आपके जोड़ की छाया है, जिसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें डिलीनिएट या पता लग जाती हैं, पर 100% कन्फर्म होना जॉइंट के अंदर जा कर के जब हम दूरबीन आपके जोड़ में डालते हैं तभी हो पाती हैं।
तो आपके डॉक्टर ये आपको समझा सकते हैं कि जो ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट है वो MRI के ऊपर डिपेंड करता है। आमतौर से दोस्तों जब हम देखते हैं तो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और एक सवाल पूछते हैं कि सर इस गद्दी को बचाया जा सकता है कि नहीं, क्या हमें इस गद्दी को निकाल देने में कोई नुकसान तो नहीं है। ये सभी सवाल जो रहते हैं ये आपके डॉक्टर आपके MRI और आपके क्लिनिकल सिम्टम्स के ऊपर आपको बेहतर समझा पाते हैं। ज़्यादातर केसेस के अंदर देखा जाता है कि जब भी कोई टेयर यानी फटाव रहता है तो उसको रिपेयर करना हमारी पहली टेंडेंसी रहती है, जिसके बाद अगर हमें लगता है कि वो दूरबीन डालने के बाद इररिपेयरेबल है तो उस भाग को हम निकाल देते हैं। मरीज़ों की एक आम क्वेरी ये भी आती है कि सर इसको रिपेयर करके छोड़ दिया जाए तो इसमें हमें क्या समस्या आ सकती है। उन मरीज़ों के लिए हम आमतौर से ये कहते हैं कि अगर टीयर रिपेयरेबल नहीं है और हम उसके अंदर टाँके लगा देते हैं तो अगर घाव शरीर का खून के दौरे के साथ नहीं भरता अपने आप, तो वो टाँके अगर कभी भी खुल जाते हैं तो रिकरेंस ऑफ सिम्टम्स दोबारा से फिर से हो सकता है, यानी अटकाव, लॉकिंग हो जाना, कैचिंग हो जाना। मेनिस्कल रिपेयर के बाद रिकरेंस हो सकती है अगर वो मेनिस्कल टीयर अपने आप शरीर हील नहीं करता। इन केस हम लोगों को उस गद्दी के फट जाने की वजह से इंट्रैक्टेबल सिम्टम्स, रिकरेंस ऑफ सिम्टम्स रहता है, कैचिंग लॉकिंग रहता है, अटकाव आता है, दर्द रहता है, सूजन रहती है जोड़ के अंदर, तो हमें उसको निकालना इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि हम बेसिकली अपने जोड़ का कार्टिलेज को बचा पाएँ। ये मेनिस्कल इंजरीज़ जो फटे हुए भाग होते हैं ये दोनों हड्डी के बीच में आकर के उनकी कार्टिलेज के ऊपर डेंट्स लगा देते हैं या एक इंडेंटेशन कर देते हैं, जिसको हम लोग आमतौर से कार्टिलेजिनस डिफेक्ट्स या कार्टिलेज की परत में कमी होना कहते हैं। तो मेनिस्कल इंजरीज़ आगे जाकर के अगर अनट्रीटेड रहती हैं तो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो हमारे पास जब जब भी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रहेगा और हमारे लिए एक मेनिस्कल इंजरी सिम्प्टोमेटिक है, उसमें पार्शियल यानी जितना फटा हुआ भाग है उसको निकाल देने यानी मेनिसेक्टमी का एक सर्जरी परफॉर्म करते हैं। ये सर्जरी दोस्तों एक दूरबीन के द्वारा कैमरा आपके घुटने के अंदर डाला जाता है और दूसरे स्टैब इंसिजन से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स डाले जाते हैं घुटने के अंदर, जिन दोनों की मदद से हम आपका मेनिस्कस का वो भाग या तो रिपेयर या तो निकाल देते हैं। अब दोस्तों हम इस बारे में बात करेंगे कि रिपेयर वर्सेस मेनिसेक्टमी यानी उस भाग को निकाल देने के क्या क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पर वो इंट्रा ऑप डिसीजन हम लोग आमतौर से लेते हैं। तो दोस्तों कोई भी मरीज़ जो हमारे पास यंग एज का पेशेंट रहता है उनमें हम फर्स्ट टेंडेंसी रहती है कि उसमें हम आपका मेनिस्कस रिपेयर करें। मेनिस्कस को दोस्तों 3 भाग में बांटा जाता है। जो भाग हड्डी के पेरिफेरल जोन यानी कि हड्डी के साथ चिपका हुआ रहता है उसको हम आमतौर से मेनिस्को कैप्सुलर जंक्शन के नाम से जानते हैं। उस मेनिस्को कैप्सुलर जंक्शन से बेसिकली आपके मेनिस्कस या गद्दी का खून का दौरा मेनिस्कस के अंदर आता है। आमतौर से रिपेयर का एक जो हमारा मेन एम होता है वो होता है कि हम उस जगह को फ्रेश करके एंड हम वहाँ पर एक टाँका लगा दें ताकि वो घाव अपने आप हड्डी या गद्दी भर सके। इन केस अगर वो घाव शरीर नहीं भर सकता तो हमारे टाँके अगर कभी भी दोबारा ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है तो खुल जाते हैं और रिकरेंस ऑफ सिम्टम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। तो जोन ऑफ दी मेनिस्कल टीयर यानी मेनिस्कस गद्दी में कहाँ से फटा है, क्या वो पेरिफेरल टेयर है, क्या वो सेंट्रल टेयर है, इस चीज़ के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है। जिन भी पेशेंट्स के अंदर पेरिफेरल टेयर रहते हैं यानी रेड जोन में रहते हैं यानी वहाँ पर खून का दौरा अच्छा होता है, उन सभी पेशेंट्स के अंदर हम कोशिश प्राइमरीली करते हैं कि वो गद्दी बचा ली जाए। दोस्तों इसके साथ साथ ये भी चीज़ देखी जाती है कि क्या वो जो गद्दी फटी हुई है क्या वो स्टेबल टेयर है या वो अनस्टेबल टेयर है। एक स्टेबल और अनस्टेबल टेयर को हम लोग दूरबीन से जब देखते हैं तो रिड्यूस करने के बाद वो गद्दी फटी हुई जो रहती है उसको अपनी प्लेस में वापस लेकर के जाने के बाद इन केस अगर हम मूवमेंट करते हैं और वो बाहर आ जाती है खींच करके तो उसे अनस्टेबल टेयर कहा जाता है। किसी भी स्टेबल टेयर को जब हम एंगेज करके उसको खींचने की कोशिश करते हैं जोड़ के अंदर नहीं आता, तो ऐसे टेयर्स को दोस्तों हम स्टेबल टेयर्स बोलते हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ जो मेनिस्कस हमारा फटा रहता है उसकी क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है और क्रॉनिसिटी पे भी डिपेंड करता है कि हम उसे रिपेयर करेंगे या नहीं। कुछ भाग ऐसे फटे हुए रहते हैं जो कि हड्डी के बीच में बार बार फंस के छितर जाते हैं यानी एब्रेड हो जाते हैं, फ्रिक्शन से उनकी जो टिश्यू क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। तो उन्हें रिपेयर हम इवन इफ़ दे आर इन दी पेरिफेरल जोन, अगर वो रेड जोन में भी रहते हैं और वो टिश्यू क्वालिटी पुअर है, पुराने टीयर्स हैं, बीच बीच में बार बार आपको सिम्टम्स दे रहे हैं फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, तो उन टिश्यूज़ को बचा करके भी हम वो सिम्टम्स प्रिवेंट नहीं कर पाते। मोस्ट केसेस के अंदर जहाँ पर इंजरी बहुत पुरानी हो जाती हैं वहाँ पर इन्हें हम मेनिसेक्टमी या पार्शियल मेनिसेक्टमी की सर्जरी से कुछ भाग हम साफ़ कर देते हैं।
तो दोस्तों आम तौर से हमारे पास एक सवाल कॉमनली आता है जिसके अंदर पेशेंट कहता है सर ये मेनिस्कस या गद्दी की सर्जरी कराने के बाद मैं कितने समय बाद अपना सभी काम कर पाऊँगा। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, रिपेयर वर्सेस मेनिसेक्टमी के अंदर एक रिहैब प्रोटोकॉल बहुत एक मेजर चेंज रहता है। मोस्ट पेशेंट्स जिनके अंदर पार्शियल मेनिसेक्टमी यानी उस फटी हुई गद्दी को साफ़ किया जाता है, उन मरीज़ों से कहा जाता है कि वो अगले ही दिन से सभी अपना रोज़मर्रा का एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग को फॉलो कर सकते हैं। उनको यूजुअली टाँकों पे लगने वाला एक स्ट्रेच फील होता है, एक माइल्ड हेवीनेस फील होती है, बट उनका डे 1 पे और 3rd डे तक यूजुअली पूरा रेंज ऑफ मूवमेंट आ जाता है एंड दे आर एबल टू डू मोस्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग विदाउट पेन बाय द एंड ऑफ 2 वीक्स। 2 हफ्ते के बाद जब टाँके निकल जाते हैं तो देखा जाता है कि ज़्यादातर मरीज़ अपना सभी काम, उखड़ू बैठना, पालथी मारना जैसा सभी काम इंडिपेंडेंटली बिना पेन के कर पाते हैं। तो दोस्तों एक आम तौर से आने वाली क्वेरी ये कहती है कि सर ये ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 टेयर क्या होते हैं और हम इन्हें कैसे क्लासीफाई करते हैं, इनके सिम्टम्स कैसे होते हैं और इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जानने की है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 टेयर्स जो होते हैं वो यूजुअली इंट्रा सब्सटेंस टेयर्स होते हैं। इंट्रा सब्सटेंस टेयर जैसे कि आप इस इमेज के अंदर देख पा रहे हैं, मेनिस्कस बेसिकली एक गद्दी है जो कि आउटर पेरिफेरल रिम से थोड़ी चौड़ी रहती है और अंदर की तरफ में वो पतली होती चली जाती है। तो जितने भी जो आपके टेयर्स रहते हैं जो कि पेरिफेरल जोन में हैं और इंट्रा सब्सटेंस मतलब मेनिस्कस के अंदर ही हैं, बल्कि ऊपर और नीचे जोड़ के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, उन्हें हम इंट्रा सब्सटेंस टेयर्स कहते हैं। ग्रेड 3 टेयर्स दोस्तों वो होते हैं जो कि सब्सटेंस से निकलते हुए और ऊपर या नीचे की सरफेस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेट कर रहे हैं से हमें सिम्प्टोमेटिक टेयर्स हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं सिम्प्टोमेटिक? सिम्प्टोमेटिक टेयर्स क्या हैं दोस्तों? सिम्प्टोमेटिक टेयर्स का मतलब है कि सांतल की हड्डी जब टांग की हड्डी के ऊपर मोड़ने के लिए जब हम रोल बैक करते हैं तो उसके अंदर आमतौर से सांतल की हड्डी गद्दी के ऊपर अगर सरफेस स्मूथ है तो उस मेनिस्कस को कोई हार्म नहीं पहुंचाती, पर अगर उस मेनिस्कस में कहीं टेयर है तो उस टेयर को वो सांतल की हड्डी अपने साथ खींचती हुई गद्दी को ले जाती है, जिससे कि आपको मेनिस्कल टियर के मैकेनिकल यानी कि लॉक हो जाना, कैचिंग हो जाने जैसे सिम्टम्स रहते हैं। तो दोस्तों ये अगर हम एक मेनिस्कस का रिप्रेजेंटेशन लेते हैं तो बाहर की तरफ से ये गद्दी थोड़ी चौड़ी होती है जहाँ पर ये हड्डी के साथ लगी होती है, और अंदर जहाँ ये जोड़ की तरफ आती है वहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये गद्दी बहुत ही पतली होती चली जाती है। सो इट्स बेसिकली अ वेज शेप्ड स्ट्रक्चर, राइट। तो बाहर की तरफ से चौड़ा और अंदर की तरफ से पतला होता चला जाता है। अच्छा दोस्तों, अब हम बात इस मॉडल में समझाने की कोशिश ये करेंगे कि ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 टेयर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों जब भी ये सब्सटेंस जो इस बीच में जो गद्दी का जो मेन सब्सटेंस है, जब तक टेयर इसके अंदर एक्सटेंडेड रहेगा, अंदर मतलब ये ऊपर और नीचे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, अगर मतलब इस टेयर को मैं नीचे से या ऊपर से कहीं से फील करने की कोशिश करूं तो मुझे ये टियर कहीं पता नहीं लगता, यानी ये टियर के अंदर अटकाव या कैचिंग लॉकिंग जैसी सेंसेशन नहीं रहती। बट अगर ये टियर जो इंट्रा सब्सटेंस है ये ऊपर या नीचे की तरफ एक्सटेंड करने लग जाए तो इसको हम लोग ग्रेड 3 टेयर मानते हैं। इस टेयर के अंदर जैसा कि इंट्रा सब्सटेंस टेयर अगर अपना एक्सटेंड करता है ऊपर की तरफ जैसा आप देख पा रहे हैं, या एक्सटेंड करता है नीचे की तरफ, हमने ये डाला इसके अंदर से है और हम देख पा रहे हैं कि ये ग्रेड 3 टेयर नीचे या ऊपर की तरफ जो एक्सटेंड करता है, ये बेसिकली सिम्प्टोमेटिक टेयर्स होते हैं दोस्तों। तो ये सिम्प्टोमेटिक टेयर्स का मतलब है कि जब भी सांतल की हड्डी टांग की हड्डी के ऊपर से रोल करती हुई निकलेगी तो ये फटा हुआ भाग उसके अंदर एंगेज होने के चांसेस रखता है। अगर ये स्मूथ सरफेस है और इसके अंदर कोई फटाव नहीं है दोस्तों तो ये मेनिस्कस एंगेज नहीं होता, मेनिस्कल टेयर्स लॉक या कैच नहीं होते। अगर ये टेयर ऊपर या नीचे एक्सटेंड कर रहा है तो इसके सांतल की हड्डी के साथ फंसने के चांसेस, जैसे जैसे घुटना मुड़ेगा या सीधा होगा, किसी भी मूवमेंट के अंदर वो फटा हुआ भाग दोनों हड्डी के बीच में अड़ के फंस सकता है। इस फंसाव की वजह से होने वाले कार्टिलेज की इंडेंटेशन को हम कॉन्ड्रल डैमेज के नाम से मानते हैं। कॉन्ड्रल डैमेज दोस्तों कार्टिलेज की उस इंजरी को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर कार्टिलेज की परत जो है उसकी थिकनेस कम हो जाती है। तो आमतौर से दोस्तों जब भी मेनिस्कल टियर हमारे पास आ रहा है और किसी भी पेशेंट को कैचिंग लॉकिंग के सेंसेशन है या बार बार फील होता है कि इसमें कुछ अटक रहा है, घुटना फंस जाता है
या मुझे सिवियर पेन होता है, घुटना सूज जाता है जिसके बाद, तो इसका आमतौर से हम मतलब निकालते हैं कि मेनिस्कस सिम्प्टोमेटिक टेयर रखता है। मेनिस्कस सिम्प्टोमेटिक टेयर रखता है का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रेड 3 टेयर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। ग्रेड 3 टेयर्स का यूजुअली ट्रीटमेंट सर्जिकल होता है अगर वो सिम्प्टोमेटिक हैं तो। ग्रेड 3 के अंदर दोस्तों हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं कि हम उसको बचाएं या फिर हम उसको भाग को, फटे हुए भाग को हम वहाँ से निकाल दें। तो दोस्तों अब हम अपने आखिरी सवाल पर आ रहे हैं। ये आखिरी सवाल दोस्तों इस चीज़ के रिगार्डिंग है कि इस प्रोसीजर में किया क्या जाता है। हम आर्थ्रोस्कोपिक पार्शियल मेनिसेक्टमी या आर्थ्रोस्कोपिक मेनिस्कल रिपेयर में क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना है कि आपके घुटने के ऊपर हम 2 छोटे से इंसिजन्स के थ्रू, एक में से कैमरा और एक में से इंस्ट्रूमेंट्स पास करते हैं। तो इस डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी में बेसिकली हम कुछ स्टेप्स रहते हैं जहाँ पर हम हर स्ट्रक्चर को एग्जामिन करते हैं विजुअली एंड देखते हैं कि उसके अंदर कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मेनिसेक्टमी के लिए अगर हम प्लान करके जा रहे हैं तो हम अंदर वाले या बाहर वाले मेनिस्कस के अंदर टेयर है वो चीज़ पहले ही डिलीनिएट करके चलेंगे और पहले हम ये दूरबीन से फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी गद्दी कहाँ से फटी हुई है, क्या वो रिपेयरेबल है, क्या वो हमें निकालनी पड़ेगी, वहाँ की टिश्यू क्वालिटी कैसी है, वो टेयर किस जोन में है, कितना बड़ा है, स्टेबल है, अनस्टेबल है। ये सभी क्राइटेरिया रहते हैं जिनके अंदर से हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें आगे कैसे परफॉर्म करना है ये ऑपरेशन। तो दोस्तों पार्शियल मेनिसेक्टमी के अंदर बेसिकली एक पंच नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है जो आप मेरी आगे आने वाली वीडियो के अंदर देख सकते हैं। उससे हम बेसिकली आपका वो मेनिस्कस की जो गद्दी का जो भाग है वो हम निकाल देते हैं। रिपेयर के अंदर डिपेंड करता है कि हम किस टेक्निक से उस चीज़ को रिपेयर कर रहे हैं, डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर कि किस भाग में गद्दी के कहाँ टेयर है, उसके हिसाब से ऑल इनसाइड, इनसाइड आउट और आउटसाइड इन 3 टेक्निकों से हम लोग आपका गद्दी को रिपेयर कर सकते हैं।